हेलो स्टूडेंट, आप सभी का बीआरएम की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बीआरएम स्कूल के द्वारा 11वीं क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सब के लिए ऑनलाइन क्लासें हैं वो प्रारंभ कर दी है। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी इन ऑनलाइन क्लासों से जुड़ जाइए और इन ऑनलाइन क्लासों का लाभ उठाइए। आज हम कक्षा 11 क्लास 11th बायो हैं। उसकी क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। कक्षा 11वीं बायोलॉजी है। उसके अंदर देखो, इससे पहले हमने एक क्लास से स्टार्ट कर दी थी जिसके अंदर हमने सबसे पहले अपना चैप्टर है, पहला चैप्टर है वो स्टार्ट किया था जिसका नाम है जीव जगत। जीव जगत, ठीक है। तो जीव जगत चैप्टर, वो चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया और जीव जगत चैप्टर है, उस चैप्टर की ये दूसरी क्लास है, ठीक है। इससे जो पहली क्लास थी, एक बार हम थोड़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं कि इससे जो पहली वाली क्लास थी उसमें क्या था और इस क्लास में क्या है। तो जीव जगत हमने स्टार्ट किया था, बेसिक क्लास ही हमने वो स्टार्ट की थी और अब है जैसे क्रम से हमेशा है 11वीं क्लास बायोलॉजी की क्लासें वो लगती रहेगी और 12th क्लास बायोलॉजी है उसकी क्लासें भी नियमित रूप से लग रही है। तो आप लोग उनसे भी जुड़ जाइए और 11th क्लास की है वो भी क्लासें लग रही है। तो जीव विज्ञान में जीव जगत जो पहला चैप्टर है उसके अंदर हमने पहली वाली क्लास के अंदर सजीवों के लक्षण हमने पढ़े थे। क्या पढ़े थे हमने? सजीवों के लक्षण। 10 लक्षणों के बारे में हमने अध्ययन किया था कि सजीवों के अंदर जो 10 लक्षण पाए जाते हैं, जैसे सजीव किस प्रकार से वृद्धि करते हैं, सजीव है वो किस प्रकार से जनन करते हैं, सजीव है वो किस प्रकार से पोषण करते हैं, उसमें उत्तेजनशीलता किस प्रकार की पाई जाती है, कोशिकीय संरचना किस प्रकार की होती है, सजीवों का शारीरिक आकार है वो किस प्रकार का बना हुआ होता है, सजीवों में विभिन्नताएं किस प्रकार से पाई जाती है और अनुकूलन किस प्रकार से पाया जाता है। इसी प्रकार मृत्यु, सजीव वो जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। तो ये सब प्रक्रियाएं किस प्रकार से होती है, ये सब हमने इससे पहले वाली क्लास थी उसके अंदर पढ़ा था। तो आज अपने टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, वो अपना टॉपिक रहेगा जीव जगत में विविधता। आज का टॉपिक रहेगा अपना वो है जीव जगत की विविधता। आज का अपना टॉपिक रहेगा जीव जगत की विविधता। तो देखो, जीव जगत के बारे में हमने पहले वाली क्लास थी उसमें हमने पढ़ा है कि जीव जगत क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि विविधता क्या होती है। विविधता किसे कहते हैं? तो जैसे मान लो कि कोई जीव है, उसकी जाति है, ठीक है। एक जाति के जीव हैं, ये 2 जीव हैं, ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। मतलब शारीरिक रूप से या 2 जातियां, एक जाति ये है और दूसरी जाति ये है, 1 नंबर जाति ये है और ये क्या दूसरी जाति है ना, 2 नंबर जाति है। इसका जो जीव है और इसका जो जीव है, इनके मध्य क्या पाया जाता है? अंतर है, दोनों अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है। ये जीव और ये जीव, इनकी शारीरिक संरचना या हम कहें कि इनके कार्य करने का तरीका, ये सब क्या है? अलग अलग है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? विविधता बोलते हैं। और उसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? जैव विविधता बोलते हैं, ठीक है। उसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? जैव विविधता। मतलब पृथ्वी पर अनेक जीव पाए जाते हैं और उन जीवों में अलग अलग प्रकार की अनेक भिन्नताएं पाई जाती है। पृथ्वी पर अनेक जीव पाए जाते हैं और उन जीवों में अलग अलग प्रकार की भिन्नताएं या अंतर पाया जाता है या विभिन्नता पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जैव विविधता बोलते हैं। अब देखो,
पृथ्वी पर बहुत सारे जीव पाए जाते हैं और उसके अंदर क्या पाई जाती है, जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, अब जैव विविधता पाई जाती है तो हम यह कहें कि पृथ्वी पर जीव है वो कितने पाए जाएंगे, बहुत ज्यादा, असंख्य जीव है वो पृथ्वी के अंदर ऊपर पाए जाते हैं, असंख्य जीव पाए जाते हैं। हमेशा नए नए जीवों की खोज होती है, नए जीवों की नई प्रजातियां हैं उसकी खोज होती है। तो पृथ्वी पर इतने ज्यादा जीव पाए जाते हैं कि उन सब जीवों के बारे में अध्ययन करना बहुत मुश्किल है। अध्ययन जानते ही हो, अभी हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो पृथ्वी पर इतने ज्यादा जीव या वनस्पतियां पाई जाती हैं जिनके बारे में अध्ययन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने क्या निकाला, एक तरीका निकाला। अब देखो वो तरीका क्या है, यह हम पढ़ते हैं। कि वैज्ञानिकों के द्वारा जो तरीका निकाला गया वो तरीका क्या है। जैव विविधता होती क्या है, पढ़ लिया हमने कि जीवों के अंदर जो अंतर पाया जाता है या जो भिन्नताएं पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, जैव विविधता बोलते हैं, है ना। पृथ्वी पर बहुत ज्यादा जीव पाए जाते हैं, असंख्य जीव पाए जाते हैं और उनके अंदर क्या पाई जाती है, अलग अलग प्रकार की कार्यक्षमता या अनुकूलता पाई जाती है। अर्थात हम यह कहें कि उसमें बहुत अंतर पाया जाता है। पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं उनके अध्ययन को आसान बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, वर्गीकरण किया। सबसे पहले क्या किया वैज्ञानिकों ने, वर्गीकरण किया। ठीक है, वैज्ञानिकों ने जितने भी जीव थे उन सबको, जीव या वनस्पतियां, उन सबको क्या बांटा, अलग अलग वर्गों में बांटा। तो इसके लिए देखो सबसे पहले द्विजगत, त्रिजगत, चतुर्जगत और अंत में जो अभी वर्तमान समय में चल रहा है तो वो है पंच जगत पद्धति। मतलब एक पद्धति विकसित की गई जिसको हम क्या बोलते हैं, पंच जगत, जो अभी वर्तमान समय में चल रही है। पहले की थी वो हम आगे के जो चैप्टर आएंगे उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि पहले कौन कौन सी पद्धतियां थी वो काम में ली जा रही थी। ठीक है, लेकिन अभी हम कौन सी पद्धतियों के बारे में अध्ययन करेंगे जो अभी वर्तमान समय में चल रही है। तो वर्तमान समय में कौन सी पद्धति चल रही है, पंच जगत पद्धति चल रही है। यह पद्धति किसने दी थी, आर.एच. विएक्टर ने। आर.एच. विएक्टर एक वैज्ञानिक है जिसने पंच जगत पद्धति दी। आर.एच. विएक्टर ने क्या किया, पंच जगत पद्धति दी। उस पद्धति के अनुसार जितने भी जीव जंतु या वनस्पतियां पाई जाती है, पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु या वनस्पतियां पाई जाती है उन सबको कितने भागों में बांटा, 5 भागों में बांटा। आर.एच. विएक्टर ने क्या किया कि पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु या जितनी भी वनस्पतियां पाई जाती है उन सभी को 5 भागों में वर्गीकृत किया या 5 भागों में बांटा। अब वो 5 भाग कौन कौन से थे, सबसे पहला मोनेरा, सबसे पहला भाग कौन सा बनाया गया, मोनेरा। दूसरा भाग है वो कौन सा बन गया, प्रोटिस्टा बन गया। तीसरा भाग है वो कौन सा बन गया, कवक बन गया। चौथा भाग है वो कौन सा बन गया, प्लांटी बन गया। और 5वां भाग है वो कौन सा बन गया, एनिमिलिया बन गया। ठीक है, तो आर.एच. विएक्टर ने क्या किया कि ये 5 जगत बना दिए। अभी अपने सिलेबस में इन 5 जगतों के बारे में विस्तार से आएगा, तब हम इन सब के बारे में जैसे एक एक जगत के बारे में उदाहरण सहित विस्तार से पढ़ेंगे। अभी केवल मैं इतना बता रहा हूं कि वर्गीकरण है, क्यों किया गया। सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि वर्गीकरण क्यों किया गया। भाई जीवों का वर्गीकरण करने की क्या जरूरत पड़ी, किस लिए वर्गीकरण किया गया। तो प्रत्येक जीव के बारे में अध्ययन को आसान बनाने के लिए जीवों का क्या किया गया, वर्गीकरण किया गया। प्रत्येक जीवों के बारे में अध्ययन को आसान बनाने के लिए क्या किया गया, जीवों का वर्गीकरण किया गया। ठीक है, और वर्गीकरण है जिसमें कौन सी पद्धति है, पंच जगत पद्धति या 5 जगत पद्धति हम जिसको बोल सकते हैं। कौन सी है, पहले 5 जगत कौन कौन से हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमिलिया। तो देखो इसमें तो सब पादप आते हैं और इसमें जीव जंतु जैसे मनुष्य ये सब इसमें आते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में तो हम पढ़ेंगे विस्तार से। ठीक है, अब बात आती है दूसरी। पहली बात तो यह आ गई कि जीव जंतु के अध्ययन को आसान बनाने के लिए क्या कर दिया, वर्गीकरण कर दिया। फिर भी
जीव जंतु का अध्ययन नहीं हो पाया। वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण कर दिया, अलग अलग वर्गों में जीव जंतु को रख दिया, या हम कहें कि अलग अलग भागों में उसको डिवाइड कर दिया कि इस जगत में है ये जीव रहेंगे, एक दूसरा जगत बना दिया कि इसके अंदर ये जीव रहेंगे। तो इस प्रकार से अलग अलग डिवाइड तो कर दिया, फिर भी कुछ इस प्रकार की परेशानियां आई, जिससे क्या हुआ कि वैज्ञानिक आगे भी अध्ययन आसान नहीं बना पाए। क्यों नहीं बना पाए? उसका देखो कारण क्या था। उसका कारण यह था कि अनेक देश हैं और उन सभी देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। यदि हम हमारे देश की बात करें कि भारत के अंदर अलग अलग क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में अलग अलग रूप से, जैसे हम यहाँ पे जैसे मारवाड़ी भाषा का उपयोग करते हैं, है ना। बाकी अलग दूसरा राज्य है तो वहाँ पे दूसरी भाषा काम में ली जाती है। हमारे यहाँ पे एक जीव है और वही जीव दूसरे वाले राज्य में, अब वो दूसरे राज्य वाले तो उसको दूसरे नाम से बुलाते हैं, हम उसको दूसरे नाम से बुलाते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई वैज्ञानिकों के सामने। प्रॉब्लम ये आ गई कि भाई अलग अलग क्षेत्र है, उसमें प्रत्येक जीव को अलग अलग नाम से बुलाया जा रहा है। जीव एक ही है, यहां पे भी वही जीव है, दूसरे राज्य में या दूसरे देश में वो भी वही जीव है। जीव बिल्कुल समान है, एक ही जाति का है, लेकिन उसका नाम अलग अलग रखा गया है। तो उसके अध्ययन को आसान बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक पद्धति विकसित की, जिसको क्या बोलते हैं? नामकरण। वैज्ञानिक नामकरण मतलब उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये किया कि जैसे एक बच्चे का नामकरण किया जाता है, उसी प्रकार एक जीव है, एक जाति है, उसका नाम रख दिया। ठीक है, जैसे मनुष्य होता है तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम बना दिया। अब चाहे मनुष्य के कोई भी कहीं भी किसी भी नाम से पुकारे, लेकिन जब अध्ययन किया जाएगा तब क्या होगा? केवल उस एक नाम से, होमो सेपियंस नाम है, उससे जाना जाएगा कि ये मनुष्य है। ठीक है, तो इसको और अधिक आसान बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया? नामकरण पद्धति विकसित की। ठीक है, और नामकरण पद्धति है वो किसने दी थी? कैरोलस लिनियस ने। ये छोटे प्रश्न है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि जैसे अभी तक आप लोगों ने जितनी भी पढ़ाई की है उसके अंदर इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन अब जब आप 11th क्लास से 12th क्लास में जाओगे तो छोटे प्रश्न इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि वार्षिक परीक्षा होती है, उसके अंदर जो 13% छोटे प्रश्न आते हैं, यदि ये 13% सही हो जाते हैं, पूरे 13%, तो चांस रहता है कि आपके नंबर है वो 95 से ऊपर आ जाए, क्योंकि ज़्यादा हार्ड है वो यही 13% आते हैं। इसलिए अपने को जितने भी छोटे प्रश्न हैं उनको बहुत ज़्यादा गहराई से देखना है। तो इसलिए नामकरण पद्धति है वो किसने दी थी? कैरोलस लिनियस ने। अब उन्होंने क्या किया कि नामकरण पद्धति दी। ठीक है, नामकरण पद्धति दी तो नामकरण पद्धति में एक पहले द्विनाम पद्धति दी, उसके पश्चात उन्होंने क्या कौन सी पद्धति दी थी? त्रिनाम। मतलब पहले 2 नाम दिए गए, उसके पश्चात क्या बनाया? त्रिनाम पद्धति बना दी। लेकिन उससे पहले वैज्ञानिकों ने क्या किया कि सभी ने मिलकर यह एक निश्चय लिया कि 2 अंतरराष्ट्रीय पद्धतियां बनाई, जिसमें एक तो था ICBN और एक था ICZN। ये 2 अंतरराष्ट्रीय पद्धतियां बनाई गई वैज्ञानिकों के द्वारा। देखो, ये चीजें बहुत कम लोगों को जानकारी में रहती है, परंतु ये प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं कि ICBN और ICZN है, ये है क्या? तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। देखो, फुल फॉर्म याद रख लो। फुल फॉर्म क्या होती है? ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। जैसे इसके अंदर आप लोग लिख लेना कि ICBN की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। अब ये है क्या? बॉटनी जूलॉजी है क्या? तो आप लोगों को मैं बता देता हूं कि अपनी जो जीव विज्ञान है, अपनी जो जीव विज्ञान है, उस जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा है। मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। एक तो कौन सी है? प्राणी विज्ञान, और दूसरी है वनस्पति विज्ञान। ठीक है, तो देखो, इसको तो बोलते हैं जूलॉजी, इसको तो हम क्या बोलते हैं? जूलॉजी, और इसको हम क्या बोलते हैं? बॉटनी बोलते हैं।
जैसे अपनी बुक है उसके अंदर भी आपको ऐसे मिलेगा कि पहले जैसे बॉटनी के चैप्टर आ जाएंगे, उसके बाद में जूलॉजी के। पहले क्या होता था कि 12वीं क्लास या 11वीं क्लास में 2 बुक होती थी, जैसे जीव विज्ञान फर्स्ट और जीव विज्ञान सेकंड, इस प्रकार से होती थी। लेकिन अब क्या किया कि दोनों को मिला दिया, लेकिन डिवाइड किया हुआ है, अलग अलग डिवाइड ऐसे हैं कि जैसे जीव विज्ञान 2 भागों में, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो प्राणी विज्ञान है उसको तो हम क्या बोलेंगे, जूलॉजी, और वनस्पति विज्ञान है उसको हम क्या बोलेंगे, बॉटनी बोलेंगे। ठीक है, जूलॉजी क्या होती है और बॉटनी क्या होती है, ये याद रखना नाम, कि प्राणी विज्ञान है उसको तो हम क्या बोलेंगे, जूलॉजी बोलेंगे, और वनस्पति विज्ञान है उसको हम क्या बोलेंगे, बॉटनी बोलेंगे। अब इसमें देखो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि 2 अंतरराष्ट्रीय पद्धतियां बनाई, एक तो ICBN बनाई और दूसरी क्या बनाई, ICZN बनाई। ठीक है, तो ICBN होता है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। मतलब इसके अंदर जितनी भी वनस्पतियां हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, उन सब का अध्ययन किया जाता है। किसमें, इसमें जो ये पद्धति है इसके अंदर किसमें का अध्ययन किया जाता है, जितनी भी वनस्पतियां हैं और जितने भी पेड़ पौधे हैं इस पृथ्वी पर, उन सब का अध्ययन किसमें किया जाता है, ICBN के अंदर किया जाता है। ठीक है, अब दूसरा है ICZN, इसमें जीव जंतु, पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं उन सब जीव जंतुओं का अध्ययन कौन करेगा, ICZN। B मतलब बॉटनी और Z मतलब जूलॉजी। केवल यही फर्क है कि इन वैज्ञानिकों ने ICBN और ICZN जो पद्धतियां बनाई, इन्होंने क्या किया कि ICBN और ICZN जो पद्धतियां बनाई, तो उसमें ICBN पद्धति थी, उसमें तो क्या किया इन्होंने कि जितनी भी वनस्पतियां हैं और जितने भी पेड़ पौधे, उन सब का अध्ययन किया जाएगा। और ICZN के अंदर किसका अध्ययन किया जाएगा, जितने भी जीव जंतु है उन सब का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, तो ये 2 पद्धतियां बन गई। अब क्या हुआ कि जब ये 2 पद्धतियां बन गई, फिर इनका क्या किया गया, नामकरण किया गया। चाहे वो जीव हो, चाहे वो वनस्पति हो, कोई भी पेड़ पौधा हो, उसका क्या किया गया, नामकरण किया गया। नामकरण आप जानते हो, जैसे एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो कुछ दिनों के पश्चात उसका नामकरण किया जाता है। यदि किसी जीव का या जैसे कोई मनुष्य उसका नामकरण नहीं किया जाए तो आप उसको किस नाम से बुलाओगे, पुकारोगे, तो कैसे पुकारोगे, इसलिए नामकरण आवश्यक है। इसी प्रकार वैज्ञानिकों ने भी क्या किया, नामकरण बना दिया। ठीक है, किसने दिया नामकरण, कैरोलस लिनियस ने। नामकरण पद्धति किसने दी, कैरोलस लिनियस ने। इसमें सबसे पहले एक द्विनाम पद्धति आई थी, जैसे आप लोगों ने पढ़ा है, केवल मैं वही नाम ले लेता हूं, मटर। 10वीं क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है मटर नाम। ठीक है, मटर के बारे में पढ़ा है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पाइसम सेटाइवम होता है। पाइसम सेटाइवम क्या होता है, मटर का वैज्ञानिक नाम होता है। ठीक है, अब देखो वैज्ञानिक नाम है, इसके अंदर सबसे पहले जो पद्धति विकसित की गई थी उसको हम द्विनाम पद्धति, पहले जो पद्धति विकसित की गई उसको क्या कहा गया, द्विनाम पद्धति कहा गया। ठीक है, द्विनाम पद्धति है, उस द्विनाम पद्धति के अंदर क्या कहा गया कि किसी भी जीव का आप नाम लिखोगे तो पहला तो क्या होगा, उसका वंश होगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, उसकी जाति। मतलब जिस जीव का वंश और जाति, उन दोनों से मिलकर क्या बन जाएगा, उसका नाम बन जाएगा। मतलब उसका नामकरण चाहे वो वैज्ञानिक नाम या वानस्पतिक नाम है, तो उसका वैज्ञानिक नाम लिखने के लिए क्या किया जाएगा कि पहले तो उसका वंश और दूसरा क्या होगा, उसकी जाति। जैसे पाइसम सेटाइवम, तो पाइसम ये क्या हो गया, वंश हो गया, और ये क्या होगी, इसकी जाति होगी। इसी प्रकार मनुष्य है, उसमें होमो सेपियंस, तो होमो ये वंश हो गया और सेपियंस क्या हो गई, उसकी जाति। इसी प्रकार बाद में क्या बना कि कई ऐसे जीव थे जिनमें वंश और जाति बिल्कुल समान है, तो उसका नाम कैसे रखें। कई ऐसे जीव थे जिनके अंदर क्या था, वंश और जाति भी समान होगी, तो अब ये और प्रॉब्लम आ गई कि भाई उसका नाम कैसे रखेंगे हम। तो इसके लिए क्या किया गया, वापिस एक पद्धति बनाई गई इसके बाद में, जिसको त्रिनाम पद्धति नाम से जाना गया। उसके बाद में कौन सी पद्धति बनी, त्रिनाम पद्धति बनी। ठीक है,
त्रिनाम पद्धति में क्या किया गया कि पहला नाम वंश होगा, दूसरा क्या हो जाएगी जाति, दोनों समान होगी तो उसकी आगे उपजाति लिख दी जाएगी। यदि मान लो उसकी जाति, वंश, जाति और उपजाति ये समान है तो उसके आगे उसके क्या लिख दिया जाएगा, उसकी उपजाति है वो लगा दी जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या किया गया, जीवों का नामकरण किया गया। इसके अंदर हम आगे बहुत सारे उदाहरण भी पढ़ेंगे कि इनके उदाहरण है वो किस प्रकार से बनाएगी। तो देखो इसके अंदर एक तो जो पद्धतियां बनाएगी, समितियां बनाएगी अंतर्राष्ट्रीय, ICBN और ICZN, इनकी फुल फॉर्म अपने को याद रखनी है। ठीक है, उसके पश्चात वर्गीकरण किसने किया था और नामकरण पद्धति है वो किसने दी, तो इन दोनों के बारे में भी अपने को याद रखना है। अब आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों ने यदि मान लो ये सोच लिया है, अभी तक नहीं सोचा है, तो आप लोग सोच लीजिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चुनना है। सबसे पहली बात तो आपको सब्जेक्ट कौन सा लेना है। ठीक है, उसके पश्चात हम आगे की बात करेंगे। तो पहली बात यही कि आप सब्जेक्ट चूज कैसे करते हो कि भाई हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो पहली बात मैं आप लोगों को बता देता हूं कि 10वीं क्लास के अंदर आपके कितने परसेंटेज आए हैं। ये परसेंटेज कोई मायने नहीं रखते कि आप कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हो। जिस सब्जेक्ट में आपकी सबसे ज़्यादा रुचि है, जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, आपको केवल वही सब्जेक्ट लेना है, चाहे आपके नंबर कम आए हैं या ज़्यादा आए। यदि आपको मान लो विज्ञान सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है तो आप साइंस बायोलॉजी ले सकते हो। यदि आपको गणित सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है तो आप साइंस मैथ है वो ले सकते हो। या फिर आपको सामाजिक अच्छा लगता है तो आप आर्ट्स में अनेक सब्जेक्ट हैं उनमें से भी ले सकते हो। इसलिए इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये नहीं कि आप किसी के कहने से या 7 वाला ये सब्जेक्ट ले रहा है तो मैं भी उसी क्लास में जाके बैठ जाऊं। अगर आप लोगों ने किस 7 वाले को देखकर सब्जेक्ट चुना है तो आप लोगों के लिए आगे जो टाइम आएगा उसके अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी रहेगी। 12वीं क्लास के अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी आपको उठानी पड़ेगी, क्योंकि क्या होता है कई बार हम जैसे 7 वाला कोई सब्जेक्ट लेता है उसको देख के क्लास में बैठ जाते हैं या उसको देख के सब्जेक्ट ले लेते हैं। अब 7 वाला है उसका तो उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था लेकिन हमारा इंटरेस्ट नहीं था, हमने उसको देख के वो सब्जेक्ट ले लिया, तो उससे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि 12वीं क्लास के अंदर या तो आप सब्जेक्ट चेंज करते हो, कैसे जैसे करके 12वीं क्लास निकाल देते हो, तो आप कॉलेज में जाते हो तब आपको सब्जेक्ट है वो चेंज करना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि अपना सब्जेक्ट चयन है वो किस प्रकार से करें, सोच समझ कर करें, किसी से अच्छी तरह से जानकारी लें कि कौन सा सब्जेक्ट है उसमें क्या बेनिफिट है। जैसे आप बायोलॉजी ले रहे हो तो उसका बेनिफिट क्या है आप लोगों को, ऐसे नहीं कि आपने हाँ बायोलॉजी ले ली, नहीं, बायोलॉजी ले रहे हो तो आप लोगों को 12वीं क्लास के बाद में क्या करना है पहले ये सोचिए कि आगे क्या करना है हमें। हम ये सब्जेक्ट ले रहे हैं तो ये सब्जेक्ट हमारे लिए आगे किस प्रकार से फ़ायदा पहुंचाएगी या आगे हमें किस प्रकार से ये जैसे किस प्रकार का जॉब दिला सकती है, या हम किसी प्रकार का कोर्स या डिप्लोमा करें तो उसके अंदर हमारे लिए किस प्रकार से ये बेनिफिट हो सकता है। तो ये सब बातें सोचने के बाद में ही सब्जेक्ट को चुनना है। ये नहीं कि ऐसे ही सब्जेक्ट है कोई भी सब्जेक्ट ले लिया और कोई भी सब्जेक्ट चुन लिया। अगर आप लोग इस प्रकार से कर लोगे तो आगे आप लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या होगी। इसलिए यदि आप लोगों ने बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया है तो आप नियमित रूप से इन बायोलॉजी की क्लासें लग रही है उनको आप देखिए, और बाकी केमिस्ट्री फिजिक्स है उनकी भी जो क्लासें लग रही है उनको भी आप लोग नियमित रूप से देखिए। इस बार देखो NCERT का जो सिलेबस लगा है वो सिलेबस आप लोगों के लिए कम हो गया है, तो ये भी एक अच्छी बात है। अगर सिलेबस ज़्यादा रहता है तो बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, पूरा कंप्लीट हम ये कहें कि गहराई से नहीं हो पाता है, लेकिन यदि सिलेबस छोटा है तो उसको हम गहराई से कर सकते हैं। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम यही है कि अब स्कूलें नहीं खुली हुई है, तो सिलेबस जब स्कूलें लेट खुलेगी तो सिलेबस अपने आप ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हमें अभी से ही कंप्लीट सिलेबस वो करना है। यदि आपका टारगेट अच्छा है, टारगेट आगे आपने सोच रखा है, बड़ा टारगेट सोच रखा है, तब आप लोग कंप्लीट जितने भी ऑनलाइन क्लासें लग रही है उन ऑनलाइन क्लासों से जुड़िए और उन ऑनलाइन क्लासों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। आप उन ऑनलाइन क्लासों का जितना ज़्यादा लाभ उठा पाओगे उतना ही आप लोगों के ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आगे की क्लास के अंदर हम इसी प्रकार नामकरण किस प्रकार से लिखते हैं और जीवों का नामकरण किस प्रकार से हम कर सकते हैं ये पढ़ेंगे। इस क्लास के अंदर हम इतना ही देखेंगे।
अगली क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।